हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अपना चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी इसका नाम है, एनसीईआरटी में या सीबीएसई में, और स्टेट बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट नाम है। इसमें थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं और वो 2 लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले लेक्चर में हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ के बारे में बताया है, बायो-सैवर्ट्स लॉ का इंट्रोडक्शन और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो लॉ स्केलर फॉर्म में क्या है, वेक्टर फॉर्म में क्या है। फिर उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में बात किया कि बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ करके हम फील्ड कैसे निकालते हैं। तो हमने आई गेस पिछले लेक्चर में तुमको याद हो अच्छे से, तो हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड निकाला था। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका वैल्यू था μ0I अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। अगर ये वायर को हम कुछ एंगल्स में डिवाइड कर दें φ1 और φ2 में, तो जिसको जिसको ये चीज़ याद है उनके लिए ये एक रिवीजन की तरह है। जिसको नहीं पता ये मैंने क्या लिखा है एक्सप्रेशन, तो तुम पिछला लेक्चर देखो, वहाँ ये डिटेल में डिराइव किया हुआ है कि कैसे एक स्ट्रेट वायर के लिए ये फील्ड आती है। वहीं अगर ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाए तो φ1 और φ2 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए ये फॉर्मूला आता है μ0I अपॉन 2πr। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट वायर का बात। फिर हमने देखा था अगर कोई सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पे जो फील्ड होती है, अच्छा करंट कैरिंग वायर का बात हो रहा है तो करंट बनाना मत भूलना। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर अगर है तो उसके सेंटर पे जो फील्ड है उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, वो आता है μ0I/2r। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिराइव की हैं और अच्छे से एक एक स्टेप वाइज गए हैं हम। तो पिछला लेक्चर देख के आओगे तो ज़्यादा बेटर है। खैर, अभी जो इस लेक्चर में हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंट है, उसके लिए तुमको पिछला लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है। बट पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो तुमको चैप्टर के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द axis of a circular current carrying wire। काफ़ी बड़ा हेडिंग है, थोड़ा डेरिवेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुमको थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट डोंट वरी, मैं ट्राई करूँगा इजी वर्ड्स में ही रखने का। मैं तो इजी वर्ड्स में ही रखूँगा, ट्राई करो तुम भी थोड़ा उसको डिटेल में समझो भी। तो हमको कोई एक अगर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है अपने पास, तो इस वायर के एक्सिस पे हमको फील्ड पूछा है इस बार। ठीक है, ध्यान से समझ लो डेरिवेशन किस बारे में है। डेरिवेशन, अगर ये एक सर्कुलर लूप ले लूँ मैं, जिससे मैं ये सर्कुलर लूप ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कुलर लूप के एक्सिस पे हमको फील्ड निकालनी है। अच्छा बताओ, सर्कल का एक्सिस कहाँ पे होता है? सर्कल का एक्सिस उसके सेंटर से पास होने वाली एक लाइन होती है, मालूम है ना। तो जैसे इस वाले सर्कल का ये सेंटर है, तो ये उसका एक्सिस हो गया। बात समझ में आई? उसके एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जिस पे हमको फील्ड निकालना है। समझ में आया? ये सर्कुलर वायर में कंसिडर कर लो एक करंट है, हम कंसिडर कर लेते हैं करंट I है इस सर्कुलर वायर में। अब ये सर्कुलर वायर को ज़रा तुम इमेजिन कर लो ठीक से, ये है कैसा, क्योंकि जब तक तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक तुमको इसको ये विजुअलाइजेशन नहीं होगा। ये कुछ ऐसा एक सर्कल है, ध्यान देना, ये ऐसा एक सर्कल है, ऐसा ये एक रिंग दिख रहा है ना, ऐसा एक सर्कल है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन मैंने लिया हुआ है। इतना समझ में आया? इतना विजुअलाइज हुआ? ये एक सर्कुलर वायर जिसमें करंट ऐसे जा रहा है और इस वायर के वजह से हमको ये पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है। बात समझी? ठीक है, ये पॉइंट P और ये जो सर्कल है इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो। जैसे ये जो सर्कल है इसका रेडियस कैपिटल R है, इतना पता है हमको। दूसरा चीज़, ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस तुम y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, डिपेंडिंग तुम्हारा सर्कल कहाँ है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी के लिए सर्कल बाहर आ रहा है और इस प्लेन में है, कुछ y और z प्लेन में है तुम्हारा सर्कल, तो ये x एक्सिस बनेगा। अरे x y z एक्सिस मालूम है ना, ऐसे होता है ना,
ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो अभी मेरा सर्कल मैंने यहाँ रखा है तो ये x एक्सिस, यही सर्कल उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो ये y एक्सिस, यही सर्कल उठा के मैं XY प्लेन में रख दूँ तो ये मेरा z एक्सिस में आएगा। तो ये तुम्हारे विजुअलाइजेशन के ऊपर है, तुम्हारे सर्कल के प्लेसमेंट के ऊपर है। किसी किसी बुक में डेरिवेशन z एक्सिस के अबाउट दिया होता है, किसी किसी बुक में y एक्सिस के अबाउट और किसी किसी बुक में x एक्सिस के अबाउट। हम लोग x एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं क्योंकि ईजी टू विजुअलाइज है, ये इजीली विजुअलाइजेशन हो रहा है। ऐसा सर्कल रखा है और ऐसे x एक्सिस में अपना पॉइंट P है, ठीक है। देखो फील्ड कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम है, अगर तुमने बायो सैवर्ट्स लॉ पढ़ा है और बायो सैवर्ट्स लॉ का लेक्चर देखा है तो तुमको ये चीज़ पता होगा। अगर क्या अब तक तो तुमको ये पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो बड़ी तकलीफ़ की बात हो जाएगी क्योंकि फिर डिराइव नहीं कर पाओगे ये चीज़, ठीक है। तो बायो सैवर्ट्स लॉ के हिसाब से हमको मालूम है कि फील्ड डायरेक्टली पूरे वायर की वजह से हम नहीं निकाल सकते, हम एक छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे। देखो ज़रा ध्यान से, सपोज कर लेते हैं ये वो मेरा लेंथ एलिमेंट है। ये लेंथ एलिमेंट मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, अभी देखेंगे क्यों ऐसा यहाँ कंसिडर क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इस टॉप वाले पार्ट पे सर्कल के, ये सर्कल के टॉप वाले पार्ट पे एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया जो अंदर की तरफ जा रहा है। क्यों अंदर की तरफ जा रहा है लेंथ एलिमेंट? क्योंकि लेंथ एलिमेंट हमेशा करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। करंट अंदर जा रहा है तो लेंथ एलिमेंट भी अंदर जा रहा है। बात समझी? ठीक है। ये लेंथ एलिमेंट DL से मेरा पॉइंट P कुछ डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं। क्या डिस्टेंस है? और ज़रा ध्यान से इसको समझेंगे कि ये डिस्टेंस वेरिएबल है या कांस्टेंट है। चलो ये डिस्टेंस मुझे मिल गई, ठीक है। ये डिस्टेंस R हो गया। ज़रा ध्यान से देखो, मैं सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जाऊँ तो ये डिस्टेंस R चेंज नहीं होगा। क्या है R? ज़रा R को विजुअलाइज कर लो। ये सर्कल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। ये सर्कल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस R। अच्छा, सर्कल पे यहाँ रखा तो R इतना आ रहा है, सर्कल पे यहाँ रखूँ तो भी R इतना ही आएगा, यहाँ रखूँ तो भी R इतना ही आएगा, यहाँ रखूँ तो भी R इतना ही आएगा, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस पूरा तो यहीं पे है। इस पॉइंट से R, इस पॉइंट से R, इस पॉइंट से R, इस पॉइंट से R, हर जगह से R। तो ये जो R डिस्टेंस है ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो हमने एक DL एलिमेंट लिया जिससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक है। चलो बढ़िया। इस DL के वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग? बायो सैवर्ट्स लॉ यूज़ करके। तो मैं अप्लाइंग और अकॉर्डिंग टू बायो सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू DL विल बी, DL की वजह से फील्ड कितनी होगी? DB इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये थीटा के बारे में ज़रा सोचो। थीटा कौन सा एंगल होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड DL वेक्टर, या DL वेक्टर एंड R वेक्टर। ज़रा ध्यान से सोचो DL और R कैसे होंगे। देखो ये मेरा DL अंदर की तरफ जा रहा है, यानी DL ऐसा है, और ये मेरा R वेक्टर है ऐसा। तो DL और R कैसे हैं? परपेंडिकुलर है कि नहीं? DL अंदर की तरफ, R इधर, तो DL और R कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो साइन 90, समझ में आया? तो साइन 90 कितना होता है? 1। सो देयरफॉर DB हमको कितना मिल रहा है? DB हमको मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और ये छोटे से DL की वजह से फील्ड मेरे को मिल गई है। ध्यान देना किसके लिए निकाला हमने, ये छोटे से DL की वजह से मेरे को फील्ड पॉइंट P पे मिल गई है। ऐसे कितने DL होंगे इस पूरे सरकमफेरेंस पे? इनफाइनाइट DL होंगे, मतलब पूरे सरकमफेरेंस के अबाउट इंटीग्रेट करना है। तो जितना इजी लग रहा है ये उतना इजी है नहीं। बोलने को तो बोलोगे सर अभी जो ये आ गया है इसी को इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करके DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई R आ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसा है नहीं। देखो क्यों ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फील्ड मिली है ये फील्ड इस वाले DL की वजह से है। तो कोई और दूसरा DL उठा के देखा जाए तो उसके DL, जो दूसरा कोई DL में उठाऊं तो उसके वजह से क्या इस फील्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ज़रा उस बात को ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो। देखो मैं यहाँ एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ वाला जो लेंथ एलिमेंट आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये लूप कैसा है? लूप ऐसा है ना, तो करंट ऐसे जाके बाहर आ रहा है ना। यहाँ अंदर जा रहा है तो लेंथ एलिमेंट अंदर, यहाँ बाहर आ रहा है तो लेंथ एलिमेंट बाहर। तो यहाँ ये मैंने लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया DL वेक्टर। देखो ध्यान से, ये मेरा DL वेक्टर है। इस DL वेक्टर से जो डिस्टेंस है वो भी कितना है?
आर है, बोलो हाँ या ना। अरे अभी तो बताया ना कि आर कांस्टेंट है, किसी भी डीएल से पॉइंट पी पे जाओ तो डिस्टेंस हमेशा सेम ही आ रहा है, आर ही आ रहा है। तो ये डिस्टेंस भी आर और ये डिस्टेंस भी आर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम बता सकते हैं कॉमन, वो ये कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, बोलो हाँ या ना। अरे जब डिस्टेंस सेम है, ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझो, देखो इधर ये आर सेम है, ये आर सेम है, इसको भी मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी डिस्टर्बेंस है, सॉरी फॉर दैट। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा डीएल वेक्टर, ठीक है। देखो ये वाला जो आर है और ये वाला जो आर है दोनों सेम है, राइट। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी रेडियस होगा। तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये आर, यानी ऑपोजिट साइड सेम तो एंगल्स भी सेम। बात समझ में आ गई। तो इस वाले डीएल के वजह से भी इस पॉइंट पे एक फील्ड आएगी और उसका भी वैल्यू इतना ही होगा। अब वेक्टोरिकली ट्रीट करने का टाइम आ गया है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। इस वाले डीएल के वजह से जो फील्ड आया है उसका वैल्यू इतना है, ठीक है। इस वाले डीएल के वजह से जो फील्ड आएगा उसका भी वैल्यू इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले डीएल का भी लेंथ एलिमेंट का वैल्यू डीएल है, इस वाले डीएल से भी डिस्टेंस आर है और इस वाले डीएल और आर में भी एंगल 90 है। देखो ये वाला डीएल बाहर आता होगा और ये तुम्हारा आर, समझ में आ रहा है। ये डीएल बाहर आ रहा है, ये आर, तो एंगल कितना है 90। तो साइन 90 यानी ये डीएल के वजह से जनरल फील्ड आ गई। तो इस पूरे लूप पे कोई भी डीएल उठाओ तो सबके वजह से फील्ड यही आएगी। अब बात करते हैं वेक्टोरिकली। देखो वेक्टोरिकली क्या मतलब है। अगर मैं इस वाले डीएल का फील्ड वेक्टोरिकली देखूं कि कहाँ है तो कैसे मिलेगा फील्ड, बताओ। तो ये करंट आया, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये लूप करंट अंदर की तरफ। बार बार मैं तुमको इसीलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि करंट अंदर जा रहा है, यहाँ बाहर आ रहा है, इसलिए लूप रख रहा हूँ मैं ताकि तुम इमेजिन कर पाओ। ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल किया तो यहाँ कहीं मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस वाले डीएल की वजह से। सेम वे में इधर डीएल बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है तो करंट रखा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यानी यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड। अब एग्जैक्टली कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे पता चले, तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुमको एक बात बताई थी जब हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखा था, वो ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम डीएल की वजह से निकालते हैं ये डीएल वेक्टर को परपेंडिकुलर होती है, साथ में आर वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको डी बी का एग्जैक्ट डायरेक्शन देखना है तो एग्जैक्ट डायरेक्शन इस वाले पार्ट से समझ में आएगा। ये जो फील्ड है वो डीएल को भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और डी बी को भी डीएल को भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और आर को भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमको 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स को इमेजिन करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये मेरा डीएल है अंदर की तरफ जाता हुआ, ये मेरा आर है इधर आता हुआ। बात समझ में आ रही है या नहीं। ये डीएल इधर जाता हुआ, ये आर इधर आता हुआ, ठीक है। तो डी बी कैसा होगा, डी बी ऐसा होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। डीएल अंदर की तरफ जा रहा है, ये आर इधर आ रहा है परपेंडिकुलर और डी बी इन दोनों को परपेंडिकुलर, यानी इसको तो परपेंडिकुलर है ही, ज़रा ध्यान से देखो यहाँ रखूँ तो इसको भी परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये मेरा डी बी है। डी बी इस आर को भी परपेंडिकुलर और इस डीएल को भी परपेंडिकुलर, तो ये मेरा डी बी वेक्टर है यहाँ कहीं, ऐसे समझा। तो वैसे ही इस वाले केस में डीएल इधर बाहर आ रहा है, आर इधर जा रहा है तो डी बी इधर हो जाएगा, समझा। म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डी बी होना दोनों को। तो अब मैं डी बी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इस वाले डीएल और आर के वजह से जो डी बी आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, ये आया मेरा डी बी वेक्टर। काफ़ी वेक्टर अलजेब्रा तुमको पता होना चाहिए तब ये इजी होगा, वरना काफ़ी ट्रिकी डेरिवेशन हो जाएगा। है तो कॉन्सेप्चुअल पर समझ में आए तो, वरना ट्रिकी है। और ये दूसरे वाले डीएल की वजह से यहाँ आ गया मेरा डी बी वेक्टर। ध्यान से देखना, ये वाला जो डी बी है ये इस वाले आर और डीएल की वजह से है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो डी बी है वो इस वाले डीएल की वजह से, ठीक है। अब ये दोनों जो डी बी वेक्टर्स हैं, ज़रा ध्यान से देखो, इनका कुछ वैल्यू कैंसल आउट होगा, इनका कुछ वैल्यू कैंसल आउट होगा। यही तो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा था। अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करूं तो मैं पूरा वैल्यू डीएल के वजह से इंटीग्रेट कर दूंगा, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इस डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके कुछ पार्ट्स आपस में कैंसल आउट करेंगे। कैसे? जैसे ज़रा ध्यान से देखो, मैं इस डीबी का 2 कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा लाइक दिस
और एक कंपोनेंट इधर बनेगा लाइक दिस। वैसे ही इस वाले डी बी का 2 कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ध्यान से देखो, ये जो दोनों कंपोनेंट्स बन रहे हैं जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों कैंसल आउट करेंगे। यानी ये डी बी वैल्यूज़ जो हैं उनका कुछ पार्ट आपस में कैंसल आउट हो जा रहा है। ये वाले डी के और ये वाले डी के मैग्नेटिक फील्ड्स थोड़ा एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, पूरा एडिशन नहीं होगा। ध्यान से सुन लो। तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब यही बात है कि हमको ये दोनों वेक्टर्स का वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यू है, और ये दोनों वेक्टर्स जो एक तरफ जा रहे हैं वो ऐड होकर नेट मैग्नेटिक फील्ड देंगे। समझ में आई बात? ठीक है। हमको किसी तरह अगर ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, तो हम रिजोल्यूशन करके यहाँ कंपोनेंट लिख पाएंगे। जो भी एंगल यहाँ आता है अबाउट दैट यहाँ कॉस कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ साइन कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है। कैसे निकालेंगे ये एंगल? देखो, ये डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, फ्रेश यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ये एक आर वेक्टर है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से देखना। ठीक है। ये एंगल थीटा मुझे पता है। इसमें यहाँ एक मेरे पास आ गया है डी बी वेक्टर, है ना, यहाँ एक मेरे पास आ गया है डी बी वेक्टर, और मुझे ये वाले एंगल की तलाश है तलाश है। ये वाले एंगल का वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है इधर, क्योंकि मुझे इधर रेजोल्यूशन करना है। इसको मैं x ले लेता हूँ, पता नहीं है मेरे को कितना है ये, तो इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। खैर x की तो कोई वैल्यू ठीक है, तो इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो कैसे मिलेगी, ध्यान से समझो क्या करना है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा देख लेते हैं। नीचे वाले पार्ट में यहाँ भी एक मेरे पास r वेक्टर है, ये मैं r लिख दे रहा हूँ, ये r वेक्टर, ये r वेक्टर, ये भी थीटा है मेरे को मालूम है। और क्या, मेरे को ये मालूम है कि ये r और ये db परपेंडिकुलर है। ये r और उसका करस्पॉन्डिंग db, ये वाले dl का db ये है ना, तो ये वाले r के परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। समझ में आई? ये r और ये db परपेंडिकुलर है, यानी ये पूरा एंगल 90 है। समझा? ये पूरा एंगल 90 है। अगर ये पूरा 90 है तो देखो ये कितना है, ये थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा है, और ये 2 थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस 2 थीटा। बोलो समझ में आया? ये 90 माइनस 2 थीटा है और ये 90 माइनस 2 थीटा है। तो ज़रा ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन तो परपेंडिकुलर होंगे ना। अरे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये पूरा तो परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर में देखो ध्यान से, इस 90 डिग्री में एक एंगल थीटा है, एक 90 माइनस 2 थीटा और एक x है, यानी थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस x, ये सब ऐड होके कितना देंगे, 90 डिग्रीज। ये वाला थीटा एंगल 1, ये 90 माइनस थीटा 2 और ये x 3, ये तीनों ऐड होके कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। इसमें खिचड़ी हो गया है पूरा, इसीलिए बोल रहा हूँ ट्रिकी है ये डेरिवेशन। तो थोड़ा एक चीज़ को बारीकी से समझो क्या बता रहा हूँ। पहले देखो हमने क्या किया, हमने ये r और ये db परपेंडिकुलर थे, तो इनका एंगल 90 है, हमको पता है। यहाँ मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये r और ये db परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसमें ये एक लाइन है, ये मुझे पता है थीटा है, ये r और ये db इधर है, ये मेरा db वेक्टर। मैं फिर से इसीलिए बना रहा हूँ कि यहाँ से तुम इसको रिलेट कर पाओ। ये थीटा है, यहाँ एक और r की लाइन है, ये थीटा है, चलो अभी परेशान मत हो, ये थीटा है, तो ये थीटा, यानी टोटल ये पूरा कितना हो गया, 2 थीटा, और ये 90 है तो बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस 2 थीटा। अब समझ में आया? और ये मुझे एंगल चाहिए था x। बोलो अब समझ में आया होगा? तो ये मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। देखो कि क्या निकालूंगा मैं, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, ये 90 माइनस 2 थीटा, ये 90 तो कट गया, छोड़ो इसको। थीटा माइनस 2 थीटा यानी माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, थीटा। सिंपल। अब इतना झंझट मारी ज्योमेट्री नहीं समझ में आया तो याद कर लेने का कि ये वाला एंगल भी थीटा होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे याद कर लेने का। अब याद तो नहीं कर सकते, कितना चीज़ें याद करोगे, बट स्टिल हाँ, ट्रिक एज अ ट्रिक याद कर सकते हो। तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा डी बी कॉस थीटा, ये भी थीटा है तो इधर भी आ जाएगा डी बी कॉस थीटा। समझ में आई बात? तो यहाँ डी बी कॉस थीटा, यहाँ भी डी बी कॉस थीटा,
और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ आ रहा है डी बी साइन थीटा और यहाँ भी आ रहा है डी बी साइन थीटा। अरे एक ही थोड़ी ना डी बी साइन थीटा होगा, इस वाले डी बी का साइन थीटा इधर, इस वाले डी बी का साइन थीटा इधर, यानी टोटल 2 डी बी साइन थीटा सेंटर की तरफ जा रहे हैं और ये डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अब जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना था ना, वो इंटीग्रेशन सिर्फ साइन थीटा कॉम्पोनेंट का करना है, क्योंकि कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट तो कट गए, कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट्स तो कट गए। ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो इनके कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स ऐसे चारों डायरेक्शन में, कॉस थीटा इधर, 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 कॉस थीटा इधर। तो देखो इस वाले डीएल के लिए ये वाला डीएल है जो उसके कॉस थीटा को कैंसिल कर रहा है, वैसे ही इस वाले डीएल के लिए ये वाला डीएल होगा। वैसे ही इस पे कोई भी डीएल उठाओगे तो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला जो डीएल होगा ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट कर देगा। अब इमेजिन हुआ होगा तुमको थोड़ा, ये सर्कल, इस सर्कल में हमने ये वाला डीएल उठाया और ये नीचे वाला डीएल उठाया, तो इन दोनों की जो फील्ड बनी उनके कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। वैसे ही यहाँ ये डायमेट्रिकल वाला पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ये और ये उठाऊं मैं, तो इन दोनों की जो फील्ड बनेगी उनके कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स से आगे पीछे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बस इतना समझो कि कॉस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा हमेशा, और सिर्फ साइन थीटा सेंटर की तरफ आएगा। तो सारा साइन थीटा वाला पार्ट सेंटर की तरफ आएगा, इसलिए जो फील्ड आएगी वो सिर्फ साइन थीटा की वजह से आएगी। ये मैं थीटा वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, जिसको लिखना था वो रफ करके रफ बोल रहा हूँ, पीछे बैक करके लिख सकता है, पीछे कर लेना वीडियो, पॉज करके लिख लेना। अब यहाँ पे मेरे को मिल गया है तो क्लियरली मैं देखो कुछ नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। सो देयरफॉर बाई वेक्टर रेजोल्यूशन या बाई वेक्टर एनालिसिस, इसीलिए मैंने बोला तुमको वेक्टर्स आने चाहिए। बाई वेक्टर एनालिसिस डी बी, और मैं लिखता हूँ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स, cos theta components of dB cancel out each other, and sin theta components add up to give net मैग्नेटिक फील्ड। अब समझ में आई बात? तो सिर्फ साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये बात को ध्यान से पकड़ के रखना, कॉस थीटा वाले कैंसिल करने हैं, साइन थीटा वाले ऐड करने हैं। तो इधर डी बी साइन थीटा इधर, डी बी साइन थीटा इधर। सो नेट जो फील्ड आएगी, देयरफॉर बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ डी बी साइन थीटा, यानी सिर्फ हम साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को ही ऐड करेंगे। देखो हमने 2 डीएल लिए हैं, तो 2 डीएल लोगे, सुनो ध्यान से, 2 डीएल लोगे तो यहाँ 2 डीबी साइन थीटा अंदर की तरफ जा रहा है ना। देखो हमने एक पेयर ऑफ डीएल उठाया, एक जोड़ी उठाई डीएल की जो ऊपर और नीचे की थी, तो उसमें 2 डीबी साइन थीटा है। एक ऊपर वाले डीएल की वजह से डीबी साइन थीटा, एक इस वाले डीएल की वजह से डीबी साइन थीटा। टोटल 2 डीबी साइन थीटा है एक जोड़ी में, एक डीएल के जोड़ी में 2 डीबी साइन थीटा है। तो अगर मैं जोड़ी वाइज इंटीग्रेट करूँ कि हाँ एक पेयर के लिए वैल्यू मिल गई 2 डीबी साइन थीटा, वैसे अगला एक और पेयर होगा यहाँ, एक और पेयर होगा यहाँ, खाली डायमीटर के लिए ऑपोजिट पेयर्स चाहिए अपने को। तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे? इन्फिनिट पेयर्स होंगे। बट फर्क इतना होगा कि जब तुम 2 डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ हाफ पार्ट पे इंटीग्रेशन करोगे, सेमी सर्कल पे इंटीग्रेशन करोगे। क्यों? क्योंकि हर एक डीएल के लिए तुमने सामने वाला डीएल खुद ही चूज कर लिया है। तुम एक पेयर के लिए कर रहे हो ना, अभी हम पेयर पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करें कि खाली साइन थीटा वाले सारे एक तरफ जा रहे हैं, तो हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो साइन थीटा के लिए इंटीग्रेशन हमको कहाँ करना है? पूरे सरकमफरेंस पे। देखो ध्यान से, चलो ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो पिछले लेक्चर का यूज़ किया हमने, ये यहाँ से रफ कर रहा हूँ मैं। अब देखो बी नेट के लिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, सो देयरफॉर बी नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, क्या है वैल्यू? वैल्यू है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट? ये है ना। ज़रा ध्यान से देखो, जो साइन थीटा है क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सुनो ध्यान से, थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मेरे हिसाब से तो थीटा कांस्टेंट है। देखो विजुअलाइजेशन,
ये सर्कल है ना, और ये एक पॉइंट, एक डीएल के लिए थीटा है ना, ये तुम्हारा एक्सिस, ये एक थीटा, इसको घुमाओ पर थीटा चेंज नहीं हो रहा है। इस लाइन से थीटा हमेशा सेम ही है, नीचे भी आओ तो भी थीटा सेम, इधर भी रहोगे तो भी थीटा सेम, इधर भी रहोगे तो भी थीटा सेम। अरे क्योंकि सामने वाला जो डिस्टेंस है, सामने वाला ये जो है, ये हमेशा आर ही रहेगा, चाहे तुम यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, हर जगह पे ये सामने वाला डिस्टेंस आर रहेगा, तो उसके सामने का एंगल सेम रहेगा। तो साइन थीटा भी कांस्टेंट है, इसलिए सब कुछ बाहर आ जाएगा, सिर्फ डीएल बचेगा। तो अब हम लोग इसको बाहर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स को, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, इंटीग्रेशन में बचा डीएल, और ऐसे कितने डीएल हैं, पूरे सरकमफरेंस पे डीएल हैं, तो पूरे सरकमफरेंस पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ये साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा कितना आएगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट कितना है कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज है स्मॉल आर, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। सिंस साइन थीटा इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो सब्स्टिट्यूट करो, सो देयरफॉर बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन थीटा कितना आ रहा है, आर बाई आर, ठीक है। इंटीग्रेशन डीएल का कर दिया सरकमफरेंस पे, तो कितना आ गया, 2 पाई कैपिटल आर। अच्छा 2 पाई कैपिटल आर क्यों आया, क्योंकि हम इस वाले सर्कल के सरकमफरेंस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो रेडियस कैपिटल आर लेनी है, स्मॉल आर मत ले लेना। देखो क्या क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। हाँ 4 पाई गायब कर दिया हमने, ये देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, वही तभी तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। चलो घबराओ मत, कुछ गलत नहीं हुआ है, खाली 4 पाई मिस हो गया था। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो बी नेट देखो क्या मिल रहा है, बी नेट मिल रहा है म्यू नॉट आई, ये आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 4 से 2 कैंसिल हो गया है, पाई से पाई कट हो गया है, इधर बचा है स्मॉल आर का क्यूब। बोलो समझ में आया, ये आर स्क्वायर और ये आर, तो स्मॉल आर का क्यूब। अब ये जो आर है ये खुद एक इंट्रोड्यूस किया हुआ टर्म है, हमको क्वेश्चन में स्मॉल आर नहीं दिया था, हमको खाली बोला था एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, जिसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है हमको। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये आर हाइपोटेन्यूज है ना, तो आर निकालोगे तो आर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये स्मॉल आर भी हम लोग निकाल सकते हैं, सिंस स्मॉल आर विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसको जिसको ये चीज़ पता नहीं है कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम होता है, इतना सारा एक साथ देख के तुमको पाइथागोरस थ्योरम भी भूल जाता है, तुम परेशान हो जाते हो कि सर ये क्या कर दिया। अरे ये वही किया है जो स्कूल में तुम कर रहे थे 7वीं 8वीं में 7th 8th में, ठीक है। चलो ये पार्ट में रफ करूँ क्या यहाँ वाला, फिर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देते क्योंकि अभी यहाँ आर हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ये रफ करूँ मैं, ओके गुड, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। देखो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, क्या आता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये डेरिवेशन पूरा होगा, ठीक है। स्मॉल आर की जगह हमको क्या डालना है, हमको डालना है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर की जगह क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और स्मॉल आर का क्यूब है ना। तो ज़रा ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रेस टू हाफ है और रेस टू 3 है, यानी रेस टू 3/2 है। तो अपने को जो बी नेट का एक्सप्रेशन मिलता है वो आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। क्या गंदा सा एक्सप्रेशन आया है, याद ही नहीं होगा। याद ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, ये याद करते करते तुमको 12th ख़त्म हो जाएगा, तुमको याद नहीं होगा ये, पर कोशिश करो याद कर लो क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज़ में, सीईटी में, जेई मेंस में, हर जगह। यही तो दिक्कत है कि क्वेश्चंस आते हैं सर। कोई बात नहीं, ये एक्सप्रेशन आता है अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और इस फील्ड की जो डायरेक्शन है किधर है बताओ, सारे डी बी साइन थीटा किधर जा रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका जो डायरेक्शन है वो है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पे जा रहा है इसका डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड का।
और इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं राइट साइड में। अगर डायरेक्शन लिखने जाओगे तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं राइट साइड में, तो हमको एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, वो सब नहीं करना अपने को, ठीक है। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का नेट एक्सप्रेशन आ गया है। ये एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में नोट डाउन करो, ये डेरिवेशन बहुत ट्रिकी होता है, इसलिए एक एक पार्ट को ब्रेक करके समझाया है तुमको अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखो पीछे जाके, और थोड़ा स्लोली देखो, ताकि एक एक डिटेल तुमको समझ में आए कि क्या कैसे हुआ है। अब जैसे यहाँ जो ज़्यादा चीज़ एक साथ दिख रहा है उसको मैंने ब्रेक करके भी एक्सप्लेन किया था, तो वो भी देखो अच्छे से, ठीक है। ये नोट डाउन करो पॉज करके, फिर मैं तुमको फील्ड दिखाता हूँ है कैसी। चलो नोट डाउन कर लिया था। अब देखो ये फील्ड को देख लेते हैं, ये फील्ड दिख कैसी रही है। तो ये अपना सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। इसमें करंट ऐसा है, ये करंट है। अब देखो अगर करंट के डायरेक्शन के हिसाब से जाएं तो भी हमको फील्ड मिल जा रही है। जैसे ये करंट ऐसे है तो फील्ड कुछ ऐसे है, राइट, हमको समझ में आ रहा है। तो हमको देखने में भी ये चीज़ पता चल रही है कि फील्ड लाइन सारी की सारी ऐसे सेंटर की तरफ आ रही है। अच्छा, कोई मुझे इस पॉइंट पे मैंने फील्ड बोला तब ये सेंटर की तरफ आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड। कोई मुझे इधर पूछ दे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ये मत कर दो सर जैसे डेरिवेशन करने पे dB sin थीटा इधर आया वैसे इस तरफ डेरिवेशन करेंगे तो dB sin थीटा इधर चला जाएगा। नहीं नहीं, फील्ड अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। ये चीज़ तुमको पता हो, अगर तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़, तो याद रखना फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर तुमको ध्यान से समझ में आए, यहाँ पॉइंट पे फील्ड पूछे तो ये भी फील्ड इसी तरफ जाएगी, यानी ओवरऑल फील्ड देखो ऐसे 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 चल रही है, ऐसे। अब इसी सर्कल को मैं देखो ये प्लेन में बनाता हूँ तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। इस सर्कल को मैंने अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब समझा, सर्कल को ऐसे रखा है मैंने, ऐसे, ये रिंग है मेरा, इसमें ये करंट है लाइक दिस, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो फील्ड नीचे, ये करंट है, फील्ड नीचे की तरफ। यानी अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन बनाऊँ तो फील्ड कुछ ऐसी है। अब तुम बोलोगे सर ये तो समझ में आया, तो अच्छी बात है, ये समझ में आया, कोई बुरी बात थोड़ी है। अब क्या एक ही फील्ड लाइन है क्या? क्या एक ही फील्ड लाइन है क्या, वो भी तो क्वेश्चन है। क्या एक ही फील्ड लाइन है? नहीं, एक ही फील्ड लाइन नहीं है। जैसे मैं चाहे जहाँ पे रख के हाथ कर्ल करूँ मुझे फील्ड लाइंस ऐसी ही दिखाई पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेंटर पे कर्ल कर रहा हूँ तो सेंटर पे फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं, वैसे यहाँ पे कर्ल करोगे तो यहाँ भी तो फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। यानी एक फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं जो ऐसे जा रही हैं और निकल रही हैं, ऐसे जा रही हैं और निकल रही हैं लाइक दिस, ऐसे आ रही हैं और ऐसे निकल रही हैं लाइक दिस। यहाँ इनफाइनाइट फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे जाके ऐसे निकल रही हैं, ऐसे जाके ऐसे निकल रही हैं और यहाँ जॉइन भी हो रही हैं लाइक दिस, ऐसे जाके यहाँ से निकल के ऐसे जॉइन भी हो रही है लाइक दिस। तो ये तुम्हारे करंट कैरिंग वायर का ओवरऑल फील्ड ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा तुम्हारा पूरा फील्ड दिखाई पड़ता है। एक तरफ से फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, एक तरफ से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। तो देखो ये अगर तुम ठीक से देखो तो तुमको दिखाई पड़ेगा ये एक बार मैग्नेट के फील्ड लाइन जैसा हो गया। अरे बार मैग्नेट 11 में पढ़ा था, है ना, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था। तो बार मैग्नेट में जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ पोल होता तो फील्ड लाइंस ऐसे निकल के ऐसे जाती थी अंदर, हाँ या ना बोलो। यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जाती थी, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जाती थी। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, देखो फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। ओवरऑल तुम देखोगे तो ये ऐसे जाके ऐसे जॉइन होगी, ये ऐसे जाके ऐसे जॉइन होगी एंड सो ऑन, ये ऐसे जाके ऐसे जॉइन होगी, ये ऐसे जाके ऐसे जॉइन होगी एंड सो ऑन। तो ये पूरा जो करंट कैरिंग लूप है ये खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से और भी फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। यहाँ से देखोगे तो और भी फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी लाइक दिस। अब समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है, ये ऐसे फील्ड लाइंस। तो देखो एक तरफ से सारी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, एक तरफ से सारी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। तो जो फील्ड लाइंस अंदर जहाँ से फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं वो कौन सा पोल होता है? वो होता है साउथ पोल। और जहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं वो होता है नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ से बाहर साउथ से अंदर। तो एक्चुअल में तुम्हारा जो करंट कैरिंग लूप है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमने देख लिया इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन से, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया उससे समझ में आया।
देखो ना, फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे 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 घूमेंगी, जैसे यहाँ से ऐसे जाके कनेक्ट होंगी, ऐसे जाके कनेक्ट होंगी, ऐसे जाके कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ याद है ना तुमको, 11th में बताया था कि दे नेवर ओपन एंडेड, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, हमेशा क्लोज लूप्स ही फॉर्म करती हैं, तो ये आगे जाके क्लोज होने ही वाली है, ठीक है। तो अगर ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा या डाइपोल मोमेंट होगा। वो डाइपोल मोमेंट मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर हम लेक्चर एंड करेंगे। देखो, अगर ये वायर मेरा करंट कैरिंग वायर एक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बार मैग्नेट का तो डाइपोल मोमेंट तुमको याद है, पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या, पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ, अगर तुमको याद हो हमने लिखा था m इंटू 2l। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो बार मैग्नेट है नहीं एक्चुअल में, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है बट बार मैग्नेट नहीं है, ये याद रखना, फ़र्क समझ के रखो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में, नोट ये है कि अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप behaves as a बार मैग्नेट, ये याद रखना, ये खाली बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट है नहीं, तो फ़र्क समझ के रखना, ठीक है। इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। मैं यहाँ एक डायग्राम भी बना के रखता हूँ, ये मेरा करंट कैरिंग वायर, यहाँ से करंट ऐसे घूम रहा है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं मेरी, लाइक दिस। इज़ दैट क्लियर, बोलो। ये मेरी फील्ड लाइंस, ठीक है। मेरी क्या, इसकी फील्ड लाइंस है, मेरी तो नहीं है ये। सैड एंड बैड जोक एट द सेम टाइम। मेरी फील्ड लाइंस नहीं है ये, इस लूप की फील्ड लाइंस है, तो इसको ही मुबारक हो ये फील्ड लाइंस, मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है। एनफ। देखो, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें एक तरफ से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, एक तरफ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, m इज गिवन बाय I इंटू ए, जहाँ पे I इज करंट इन द लूप और A इज एरिया वेक्टर। जिसको एरिया वेक्टर याद नहीं है वो जाके लेक्चर देख के आओ, एरिया वेक्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे ये मेरा वायर है, ये एक सर्कुलर वायर है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लाइक दिस। जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड का एरिया वेक्टर ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, जहाँ एरिया वेक्टर वहीं डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अच्छा, एरिया वेक्टर के इस डाइपोल मोमेंट का यहाँ से SI यूनिट निकालोगे तो डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अरे करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर ना, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट है, ठीक है। और कुछ बातें, जैसे हम लोग को बताना हो कि कोई एक करंट कैरिंग वायर है, अभी जैसे मैंने बोला यहाँ साउथ पोल है ना, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो ये तो फील्ड लाइंस बनाने के बाद समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, यहाँ से बाहर आ रही हैं, तो इसलिए ये साउथ, इसलिए नॉर्थ। बट अगर जैसे मेरे पास ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हो गया और इसमें मेरे को दे दिया कि करंट ऐसे चल रहा है और मुझे पूछा कि यहाँ कौन सा लूप, कौन सा पोल है, सपोज़ ये मेरा करंट है, तो अब तुमको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। देखो, एक बार लॉजिक लगा लो, ये करंट ऐसे या ये करंट ऐसे, तो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आएंगी, है ना। देखो ना, यहाँ से अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी, वायर में से, इस लूप में से बाहर आएंगी, यानी यहाँ बन रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये डायग्राम जिसने देखा है वो धन्य है, धन्य मतलब सबने देखा है ये चीज़। और दूसरा, अगर यहीं पे वायर में जो करंट है, सर्कुलर नहीं बना लेते हैं, यहीं पे वायर में जो करंट है वो अगर ऐसा हो जाए, देखो फिर ऐसे ही बना दिया, ये अगर वायर में करंट ऐसा हो जाए लाइक दिस, ठीक है, ऐसा, तो इस बार फिर से लॉजिक लगाओ ये, और इस बार लूप में से फील्ड लाइंस अंदर, तो अंदर कौन से पोल से जाती हैं, साउथ पोल से, तो यहाँ बन गया साउथ पोल। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है, बार बार तुम ये नहीं करोगे, बार बार तुम साउथ और नॉर्थ के लिए राइट हैंड तो यूज़ नहीं करोगे, तो एक फैक्ट की तरह इसको याद रखो। फैक्ट ये है
कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ध्यान से, करंट एंटी क्लॉकवाइज, यानी व्हेन आई इज एंटी क्लॉकवाइज तो बनता है नॉर्थ पोल, ये याद रखो। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज तो बनता है नॉर्थ पोल, और जब करंट क्लॉकवाइज तो बनता है साउथ पोल। बात समझ में आई? ये है डिटेल में तुम्हारे करंट कैरिंग लूप का फील्ड। ऐसे तुम्हारे करंट कैरिंग लूप का फील्ड दिखता है, और करंट कैरिंग लूप का फील्ड है और वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी है जो इस चैप्टर में आगे यूज़ आएगा, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमने एक ही डेरिवेशन किया है बट कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे किए हैं, तो ये बात याद रखना। जैसे एक और कॉन्सेप्ट जाते जाते बता ही देता हूँ कि ये जो फील्ड हमने निकाली है, ये फील्ड अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये फील्ड कैसी दिखाई पड़ेगी। देखो ये फील्ड, अगर ये मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये जो एक्स एक्सिस पे मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस है, दिस इज़ माय एक्स वैल्यू एंड दिस इज़ माय ज़ीरो वैल्यू या ओरिजिन वैल्यू। तो देखो एक्स जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ रहा है, फील्ड धीरे धीरे कम होगी, तो यहाँ फील्ड मैक्सिमम, और ऐसे ये फील्ड गिरेगी, और इधर ये फील्ड ऐसे गिरेगी लाइक दिस। ये फील्ड का वैल्यू है वायर के दोनों साइड। जहाँ एक्स पॉजिटिव है इधर की तरफ, वहाँ भी फील्ड गिर रही है बढ़ने पे, जहाँ एक्स नेगेटिव है इधर की तरफ, वहाँ भी फील्ड गिर रही है। और एक चीज़ बता ही देता हूँ जाते जाते, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मतलब ये एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। ज़रा एक्स की वैल्यू 0 डाल के देखो, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी? सेंटर पे, और सेंटर पे तुमने फील्ड ऑलरेडी निकाला हुआ है। अरे करंट कैरिंग वायर के सर्कल के, सॉरी करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे जो फील्ड है वो होती है μ0I/2r। ये पिछले ही लेक्चर में निकाला है, अगर पिछला लेक्चर देख के आए हो तो बहुत अच्छा होगा। μ0I/2r, ज़रा चेक करो इस वाले फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आता है क्या? एक्स को 0 डाल के देख लो, एक्स को 0 डालोगे तो क्या आएगा? यहीं मैं कर देता हूँ। देखो अगर मैं एक्स को 0 ले लूँ, इसी में यहाँ मिटा रहा हूँ मैं, देखो ये, हाँ चलो, या ठीक है ये भी मिटा ही देता हूँ। किसके लिए सजा के रखा है मैंने, देख तो लिया कब से तुमने। देखो x को अगर मैं 0 डालूँ, एक छोटी सी बात है, देख लो, यही सुन लो, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। x को अगर मैं 0 डालूँ एट x = 0, तो ये जो b है ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा μ0I/r² अपॉन यहाँ 2 टाइम्स r² प्लस x तो 0 हो गया, यानी r² × 3/2। ये 2 से 1/2 कैंसिल हो गया पावर। अरे ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है μ0I/r² अपॉन 2r³। ये क्यूब से r² कैंसिल, देखो क्या आ रहा है? μ0I/2r। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। तो ये फील्ड का जो वैल्यू है वो इससे भी आता है। तो ये जनरल फार्मूला है, याद रखना। वायर के सेंटर से लाइन पास होने वाली जो लाइन है, सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, उस पर कोई भी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट पे इस फॉर्मूले से फील्ड मिल जाएगा, चाहे वो पॉइंट भले सेंटर ही क्यों ना हो। सेंटर के लिए भी देखो ना, इस फॉर्मूले से मिल रहा है पॉइंट तुमको फील्ड। तो ये फॉर्मूला जनरल फार्मूला होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जनरल वेरिएशन है। तो तुमको अगर कोई पूछे कि करंट कैरिंग वायर के वजह से फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से, तो फील्ड मैक्सिमम होती है सेंटर पे। ये ग्राफ याद रहेगा तो तुम बता पाओगे। देखो सेंटर पे मैक्सिमम है, उसके बाद गिर रही है, उसके बाद गिर रही है। हाँ, सो MCQ वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में, तो इसलिए ये ग्राफ भी बता दिया है। चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। विल स्टॉप विद द कंटेंट नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।